हेलो जी, नमस्ते। कैसे हैं आप सभी? सब लोग अच्छे हैं, स्वस्थ हैं, मस्त हैं, एकदम जबरदस्त हैं, शानदार हैं, फर्स्ट क्लास हैं? एक बार बताएंगे। सब लोग बहुत अच्छे हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, हृदय की गहराइयों से स्वागत है, अनन्य स्वागत है, असीम स्वागत है। सब लोग आ जाएंगे, फिर स्टार्ट करते हैं हम अपनी क्लास को। ठीक है, और ये आपका प्रज्ञान बैच है ना साहब? जी हाँ, ये प्रज्ञान बैच है ये। ठीक है, और सुबह 10 बजे की क्लास है, 10 AM। और आज इसमें चलेगा डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, डीपीएसपी, है ना? आज का जो हमारा टॉपिक है, आज का हमारा टॉपिक है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, डीपीएसपी। ठीक है, ओके। ठीक है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, डीपीएसपी। और भैया जी तारीख आज, ठीक है, 29 अक्टूबर है, अक्टूबर 2025। जिन भी साथियों का आज जन्मदिन है उनको जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। चलिए, तो ये है वही हमारा, ठीक है, सिनेरियो। आज हम डीपीएसपी पढ़ने जा रहे हैं, एक्साइटमेंट तो होगा। देखिए, होता क्या है कि डीपीएसपी से किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है, मैं पहले ही क्लियर कर देता हूं। डीपीएसपी को हिंदी में बोलते हैं राज्य की नीति के निर्देशक तत्व। ठीक है, राज्य की नीति के, राज्य की नीति के निर्देशक तत्व बोलते हैं इसको। डीपीएसपी को डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। ठीक है, चलिए, अब डीपीएसपी से किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं ये मैं आपके सामने पहले डिस्कस कर लेता हूं। ठीक है, एक तरफ लिख देगा आर्टिकल। ठीक है, आर्टिकल डीपीएसपी के ही होंगे। सपोज दैट आर्टिकल 44, आर्टिकल 40, आर्टिकल 49, आर्टिकल 50, इस तरह से। और दूसरी तरफ लिख देगा, वह दूसरी लिस्ट में लिख देगा उनसे संबंधित प्रावधान। कहेगा कि मिलाइए, या फिर सुमेलित करने के लिए बोलेगा। ठीक है, सही का चयन करने के लिए बोलेगा। या फिर ऐसा भी वो कई बार प्रश्न पूछता है कि वो 4 स्टेटमेंट लिख देगा और कहेगा कि निम्न में से कौन सा एक डीपीएसपी नहीं है। ठीक है, तो उनमें से कोई एक मौलिक कर्तव्य होगा या कुछ और होगा, मौलिक अधिकार होगा, लेकिन कोई एक डीपीएसपी नहीं होगा। ये आप कब करके आएंगे? जब आपको डीपीएसपी याद होंगे तभी तो करके आएंगे आप। यदि आपको डीपीएसपी याद ही नहीं है, देखिए एक एक आर्टिकल आपको क्लियर ही नहीं है, तो आप कैसे करके आएंगे भाई? डीपीएसपी से नॉर्मल प्रश्न आप बना ले जाओगे कि डीपीएसपी भारतीय संविधान के भाग 4 में है, भाग 4 में आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक में है, और ये आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। आयरलैंड के संविधान में भी इनको स्पेन के कॉन्स्टिट्यूशन से, स्पेन के संविधान से लिया गया था। तो ये स्पेनिश प्रोविजंस हैं जिनको आयरलैंड ने ग्रहण किया और आयरलैंड से इंडिया ने अडॉप्ट किया। आयरलैंड से इंडिया ने ले लिए, मतलब हमने ले लिए। ठीक है, तो इतना तो भैया अगर पूछ लिया तो आपसे बन जाएगा, नहीं तो फिर डीपीएसपी आपने पढ़ा ना पढ़ा दोनों एक जैसा। मेरे साथ जुड़े रहना, ठीक है, और आगे पूरे 1 घंटे किसी भी तरह की कोई बातचीत नहीं होनी चाहिए, ये बात समझ लेना। ठीक है, जब इस लेक्चर को मैं खत्म करूंगा तो खुद बताना कि क्या एक एक डीपीएसपी आपका क्लियर हुआ कि नहीं, क्लास के क्लास में याद हुआ कि नहीं। कंपटीशन ही बढ़ा रहा हूं मैं तुम लोगों के लिए, लेकिन अब यहां पर समझना। देखो, हम सब लोग जानते हैं कि डीपीएसपी भारतीय संविधान के भाग 4 में है। भाग 4 में आर्टिकल 36 से लेके 51 तक में है। ठीक है, और हमने इनको आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है ना, आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से ग्रहण किया है हमने इनको, आयरलैंड के संविधान से ग्रहण किया है हमने इनको, आयरलैंड के संविधान से ग्रहण किया है। आ रही है बात सभी को समझ में? यहां तक कोई इशू तो नहीं? थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं, और आगे बढ़ने के क्रम में जो मैं समझाने जा रहा हूं आप समझना। डीपीएसपी 36 से 51 तक है, तो आपको देखो, जब हम डीपीएसपी याद करेंगे तो कुछ ट्रिक का यूज करेंगे, बड़ा स्वाभाविक है, बिना ट्रिक के बेटा ये याद होंगे भी नहीं। और मैं बहुत कम जगह ट्रिक का यूज करता हूं मेरे प्यारे बच्चे। ठीक है, मैं देखिए, ठीक है, लगभग 5 से 6 विषय पढ़ाता हूं मैं। ठीक है, लेकिन आप सच्ची बात मुझसे पूछें तो उन 5 से 6 विषयों में
ठीक है, सभी विषयों में बहुत मुश्किल में 5 से 6 ही जगह ट्रिक का यूज करता हूँ, कुछ ज्योग्राफी में, कुछ हिस्ट्री में, क्योंकि ये ऐसी चीजें हैं कि जिनको बिना ट्रिक के बहुत मुश्किल हो जाएगा याद करना। तो ऐसे ही डीपीएसपी को जब हम पढ़ते हैं तो डीपीएसपी को याद करने की वजह, ठीक है, 3 तरह के फॉर्मूले हैं, मतलब हम 3 तरीके से डीपीएसपी को याद करेंगे। आर्टिकल 36 और 37 को, ठीक है, हम एक फ्रेमवर्क में याद करेंगे, एक तरह से याद करेंगे 36-37 को। आर्टिकल 38, आर्टिकल 39, ठीक है, फिर आर्टिकल 39 में बच्चे, ठीक है, फिर ABCD स्टार्ट हो जाएगा। 39 में ए, ठीक है ना, 39 में BCDEF, ठीक है, फिर है 39A। देखो दोनों में अंतर है, ये एक नया आर्टिकल है और ये उसी के 39 के ही भाग है, फिर 39A है। ठीक है, अब इतना ही नहीं है, ठीक है, इतना ही नहीं बच्चे, इसमें 40, 41, 42, 43, 43 तक बस एक तरीके से याद करेंगे। फिर हम आर्टिकल 44, आर्टिकल 45, आर्टिकल 46, आर्टिकल 47, आर्टिकल 48, 49, 50 और 51 को हम किसी दूसरे तरीके से याद करेंगे। मतलब ये तरीके हैं याद करने के, ठीक है, ये तरीके हैं याद करने के। अब मैं देखता हूं अगर गूगल पे कोई इमेज पड़ी हो डीपीएसपी की, ठीक है, तो मैं आपको दिखाता हूं, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं। डीपीएसपी इन हिंदी इमेजेस, जी हाँ, ठीक है, ये रही हैं, कुछ इमेजेस हैं। अब इसमें से देखते हैं कि कौन सी इमेजेस जो है सही रहेगी। क्या ये साफ है इमेज? अरे तो इंस्टाग्राम खुल गया। हाँ, 36, 37, 38, ठीक है, ये सही है। इसको ले लेते हैं, इसको हम सेव कर लेते हैं, सेव एस। ये एक सेकंड रुकना बेटा, ये इमेज सेव नहीं होगा क्या? ठीक है, दिस पीसी डाउनलोड्स में जाके कर लेता हूं मैं, एक सेकंड रुकना है ना। अगर ये सेव हो गया तो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम जो है वो दूर हो जाएगी और बड़ा इजीली हम जो है ना इनको क्लास में, देखो मुझे इसकी कोई ज़रूरत है नहीं, ठीक है, टू बी ऑनेस्ट मुझे कोई इसकी ज़रूरत नहीं है, बस मैं तुम्हें बता रहा हूं, है ना, कि हम बहुत इजीली इसको कर सकते हैं। अब देखो क्या ये खुल जाएगा, ओपन करते हैं, क्या ये खुल जाएगा भाई? ओहो, नहीं खुल पा रहा ये, उसने बेटा प्रॉक्सी लगा रखी है, एक सेकंड आप रुकना, इसने तो लगा रखी है प्रॉक्सी। चलो ठीक है, कोई नहीं, आ जाओ। नहीं है, नहीं मिल पा रहा, कोई दिक्कत नहीं, थोड़ी सी मेहनत कर लेंगे। देखो तो मैंने आपको क्या बताया, मैंने आपको बताया साहब कि डीपीएसपी है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी हैं, इनको हम बच्चे, ठीक है, इस तरह से याद करेंगे। जब हम याद करेंगे तो इनको कुछ सेगमेंट पे बांट देंगे। देखो सबसे पहले 36 और 37, इनको याद करने की क्या ट्रिक है? 36 में राज्य की परिभाषा है, ठीक है, बड़ा सिंपल है 36 को याद करना कि भैया जी 36 में क्या है, 36 में है द डेफिनेशन ऑफ स्टेट, 36 में है राज्य की परिभाषा, लिख दिया मैंने, 36 में राज्य की परिभाषा है, समझ में आ गया? 36 में क्या है, राज्य की परिभाषा है। लेकिन ये जो 36 में राज्य की परिभाषा है, ये केवल बच्चे, केवल व केवल भाग 4 के प्रायोजन के लिए है। 36 में ये जो राज्य की परिभाषा है, 36 वाली ये राज्य की परिभाषा केवल भाग 4 के प्रायोजन के लिए है, केवल
भाग 4 के प्रायोजन के लिए है। के लिए है। आ रही बात समझ में? मतलब आर्टिकल 36 का जो राज्य है, आर्टिकल 36 का राज्य केवल भाग 4 के लिए है। ठीक वैसे ही जैसे आर्टिकल 12 का राज्य जो था वह भाग 3 के लिए था। अरे आपने पढ़ा था कि नहीं? आर्टिकल 12 में जो राज्य की परिभाषा थी, आर्टिकल 12 में जो राज्य को हमने परिभाषित किया था वो केवल भारतीय संविधान के भाग 3 अर्थात मौलिक अधिकारों के लिए था। ठीक है, क्योंकि मौलिक अधिकार राज्य के अगेंस्ट व्यक्तियों को प्राप्त एक सुरक्षा है, तो उसमें राज्य कौन है? तो ऐसे ही यहां पर भी ये राज्य की नीति के निर्देशक तत्व हैं। मतलब ये क्या है कि राज्य पर आरोपित किए गए कर्तव्य है ना? ये राज्य पर आरोपित किए गए कर्तव्य है भैया। तो ये राज्य है कौन? ठीक है, राज्य है क्या? ठीक है, तो भैया जी राज्य वही है जो आर्टिकल 36 में डिफाइन किया गया है। क्लियर है? अब आर्टिकल 37 पे आते हैं। आर्टिकल 37 बोलता है कि भैया देखो सुन लो, डीपीएसपी नॉन इन्फोर्सिएबल है। बिल्कुल क्लियर बोला गया है कि डीपीएसपी अप्रवर्तनीय है, नॉन इन्फोर्सिएबल है, लेकिन उसके बावजूद भी डीपीएसपी देश के शासन में मूलभूत है, जरूरी है। तो 37 में बोला है कि डीपीएसपी अप्रवर्तनीय है, डीपीएसपी अप्रवर्तनीय है। ठीक है, क्या है? डीपीएसपी अप्रवर्तनीय है, नॉन इन्फोर्सिएबल है डीपीएसपी। नॉन इन्फोर्सिएबल है, अप्रवर्तनीय है, लेकिन उसके बावजूद भी वह देश के शासन में मूलभूत है। देश के शासन में जरूरी है। तो डीपीएसपी बेटा अप्रवर्तनीय है, ठीक है, लेकिन उसके बावजूद भी देश के शासन में जरूरी है। आर्टिकल 37 मतलब क्लियर बोला है कि भाई डीपीएस के प्रावधानों को न्यायालय द्वारा ठीक है लागू नहीं करवाया जाएगा। डीपीएसपी के प्रावधान अप्रवर्तनीय, लेकिन उसके बावजूद भी देश के शासन में जरूरी है, उसके बावजूद भी देश के शासन में मूलभूत है। तो ये हो गया भैया इनको याद करने की ट्रिक। किसको? 36 और 37 को। ठीक है, बड़ा सिंपल है कि 36 में तो राज्य की परिभाषा है, ठीक है, और 37 में बोला है कि डीपीएसपी अप्रवर्तनीय है, नॉन इन्फोर्सिएबल है, लेकिन उसके बावजूद भी वह देश के शासन में मूलभूत है, उसके बावजूद भी वह देश के शासन में जरूरी है, मतलब बहुत ज्यादा जरूरी है। देश के शासन में बेटा जरूरी है मतलब बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, ऐसा इसने बोला। चलिए, ठीक है, क्लियर है? अब ये दो आर्टिकल हमें याद हो गए, तो भाई बड़ी अच्छी बात है। दो आर्टिकल हमने याद कर लिए तो एक नई अचीवमेंट अनलॉक्ड हो गई कि दो आर्टिकल याद हो गए कि डीपीएसपी क्या है। ठीक है ना, कि डीपीएसपी राज्य पर आरोपित किए गए कर्तव्य हैं। ठीक है, अब ये राज्य क्या है? तो ये राज्य वही है जो आर्टिकल 36 में परिभाषित किया गया है, लेकिन आर्टिकल 36 में जो परिभाषित किया गया राज्य है वो केवल भारतीय संविधान के भाग 4 के लिए है, मतलब डीपीएसपी के लिए है। तो इतनी तो हमारी बात समझ में आ गई कि सर डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी ये संविधान के द्वारा, ये संविधान द्वारा राज्य पर आरोपित किए गए कर्तव्य हैं। संविधान द्वारा राज्य पर आरोपित किए गए कर्तव्य हैं। ठीक है, अब देखो बेटा कर्तव्य कैसे होते हैं? कर्तव्य नॉन इन्फोर्सिएबल होते हैं यार। ठीक है ना, मतलब मान के चलिए जैसे सपोज डेट कि आपने मुझ पर कुछ कर्तव्य आरोपित किया, और यदि आपने मुझ पर कोई कर्तव्य आरोपित किया, ठीक है मेरी बात समझना, आपने मुझ पर कोई कर्तव्य आरोपित किया कि साहब ऐसी ऐसी बात है, ठीक है, तो अब ये मेरी इच्छा पर निर्भर करता है कि मैं इनको मानूं या ना मानूं, मैं इनको फॉलो करूं या ना करूं, है ना। तो ये संविधान के द्वारा राज्य पर आरोपित किए गए कर्तव्य होते हैं। क्या ये बात समझ में आ रही है मेरे प्यारे बच्चे? ठीक है, यहां तक किसी को किसी भी तरह का कोई ठीक है इश्यू तो नहीं, कोई दोहराए तो नहीं मेरे प्यारे बच्चे? ठीक है, अब इसके बाद संविधान के द्वारा राज्य पर आरोपित किए गए कर्तव्य होते हैं, लेकिन जो संविधान राज्य पर कर्तव्य आरोपित कर रहा है, देखिए इसमें क्या बोला गया है, मतलब इसका ठीक है ना, आप कह सकते हैं कि भाई इसका सेंस क्या है, इसका ठीक है मतलब क्या है, ये क्यों आरोपित किए गए हैं? जिससे कि बेटा राज्य सामाजिक आर्थिक न्याय कर सके। क्यों? राज्य के द्वारा सामाजिक आर्थिक न्याय उपलब्ध कराने हेतु।
न्याय, राज्य के द्वारा बेटा सामाजिक आर्थिक न्याय उपलब्ध कराने हेतु। इसलिए राज्य के द्वारा सामाजिक आर्थिक न्याय को उपलब्ध कराने हेतु, तो संविधान के द्वारा राज्य पर आरोपित किए गए कर्तव्य हैं भैया। क्यों आरोपित किए गए हैं? क्योंकि सामाजिक आर्थिक न्याय उपलब्ध कराने के लिए। ठीक है, क्लियर है। अच्छा, ये अप्रवर्तनीय है, मतलब इनके प्रावधानों को लागू नहीं करवाया जा सकता। आर्टिकल 37 में बोला गया है कि कैसे हैं भैया जी, ये अप्रवर्तनीय है। अप्रवर्तनीय है मतलब इनके प्रावधानों को लागू नहीं करवाया जा सकता। लागू नहीं करवाया जा सकता। ठीक है, उसके बावजूद भी ये देश के शासन में जरूरी है। बावजूद भी यह देश के शासन में जरूरी है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चे, चलो बेटा, जब केसेस की बात आती है, प्रमुख केसेस जैसे केशवानंद भारती, गोलकनाथ, सज्जन सिंह, मेनका गांधी, ठीक है, ऐसे बहुत सारे केसेस हैं। ठीक है, तो इन केसेस को हम जरूर कराएंगे। ठीक है, प्रमुख केसेस मैंने विनायक 2.2 में भी कराए हैं, बाकी का मैं अभी ठीक है अपने इंस्टाग्राम पे एक सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि देखो इंस्टाग्राम मेरे हिसाब से केवल ठीक है ना फोटो वगैरह डालने के लिए नहीं होना चाहिए कि हम तो इंस्टाग्राम पे अपना केवल फोटो डालें और ठीक है। ठीक है, इंस्टाग्राम का कोई अच्छा यूज होना चाहिए, और मैं कोशिश ठीक है आज ही से करूंगा कि डेली मैं एक ठीक है ऐसा केस, ऐसा एक वाद, ठीक है 3 मिनट, क्योंकि हम इंस्टाग्राम पे 3 मिनट तक की रील डाल सकते हैं, 2-2.5-3 मिनट, तो 2-2.5-3 मिनट के अंतर्गत एक केस को मैं बहुत अच्छे से पूरा एक्सप्लेन करके समझा दूं। ठीक है, डेली एक केस। ठीक है, तो ये मेरा प्रयास है, ठीक है करूंगा। ठीक है, हालांकि मैं यहाँ पर भी कराऊंगा, ऐसी बात नहीं है, आप मत जाओ वहां, मैं ये नहीं कह रहा। ठीक है, लेकिन किसी ने मुझे आइडिया दिया ये, और मुझे आइडिया बड़ा अच्छा लगा। ठीक है, एक बच्चे ने बोला कि सर हम ऐसा भी कर सकते हैं, मैंने कहा बिल्कुल सही बात है। ठीक है, पॉजिटिव फायदा उठाना चाहिए। जब सिलेबस में आएगा तो सिलेबस में तो करवाऊंगा ही मैं, केसेस को सबसे लास्ट में करवाऊंगा मैं। ठीक है, लेकिन ठीक है अभी हम क्या कर सकते हैं, तो अभी ठीक है कर सकते हैं, हम साथ साथ कर सकते हैं। बहुत अच्छा आइडिया लगा। तो इसके बावजूद भी ये देश के शासन में मूलभूत है, इसके बावजूद भी ये देश के शासन में जरूरी है डीपीएसपी। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। चलिए अब आते हैं हम यहाँ पर, अब हम बात करेंगे आर्टिकल 38। बेटा आर्टिकल 38 को कैसे याद करना है? ठीक है, क्योंकि सभी को हमें याद करना है, एक बहुत बड़ा चैलेंज है। तो जब एक बहुत बड़ा चैलेंज है तो आर्टिकल 38 को हमें कैसे याद करना है? तो 38 को हमें याद करना है मेरे प्यारे बच्चे, देखो W और I से, बस WI याद रखोगे, W और I से हमें आर्टिकल 38 को याद करना है। मतलब क्या? W का मतलब होता है वेलफेयर, और वेलफेयर का मतलब होता है लोक कल्याण। W का मतलब क्या होता है भैया? वेलफेयर। वेलफेयर, और वेलफेयर का मतलब होता है लोक कल्याण। तो इसमें है कि राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा जिससे कि आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक न्याय उपलब्ध हो सके। राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा जिससे आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक न्याय उपलब्ध हो सके। अब देखो आई का मतलब होता है बेटा इन इक्वालिटी। ठीक है, मैं लिख नहीं रहा, आप लिख लेना। आई से आप क्या याद करोगे? इन इक्वालिटी। इन इक्वालिटी, आई से इनइक्वालिटी। ठीक है, तो इनइक्वालिटी मतलब राज्य प्रयास करेगा कि वे इनइक्वालिटी को समाप्त करे। तो वो इनइक्वालिटी किस पर बेस होगी? ठीक है, तो वो आय, सुविधा और अवसर पर। तो राज्य आय, सुविधा और अवसर की असमानता को समाप्त करने का प्रयास करेगा। फिर से बोल रहा हूं, राज्य आय, सुविधा और अवसर की असमानता को समाप्त करने का प्रयास करेगा। 36 में ठीक है, भारतीय संविधान के भाग 4 के प्रावधान के लिए राज्य की परिभाषा है। राज्य की यह परिभाषा केवल भारतीय संविधान के भाग 4 पर ही लागू होती है। 37 में बोला है डीपीएसपी अप्रवर्तनीय है, नॉन इन्फोर्सिएबल है, नॉन जस्टिसेबल है, आप कोर्ट नहीं जा सकते, जैसे कि आप मौलिक अधिकारों के लिए जा सकते थे आर्टिकल 32। ठीक है, और आर्टिकल 226 के तहत हाई कोर्ट। तो ऐसे ही आप कोर्ट नहीं जा सकते, अप्रवर्तनीय, लेकिन उसके बावजूद भी वह देश के शासन में जरूरी है। 38 वेलफेयर और इनइक्वालिटी, बस 38 को आप याद करेंगे VI से। ठीक है, WI VI, 38 मतलब VI।
डब्ल्यू मीन्स वेलफेयर, राज्य लोक कल्याण की वृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा जिससे सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय उपलब्ध हो सके, ठीक है ना। और 38 का जो दूसरा वाला है आई, इसमें इनइक्वालिटी को समाप्त करेगा राज्य, किसकी, आय सुविधा और अवसर की इनइक्वालिटी, आय सुविधा और अवसर की असमानता को समाप्त करेगा। याद हुआ 38। 39 पे चलते हैं, ठीक है। अब ये जो 39 है ये समझना, 39 में ए बी सी डी ई एफ, ठीक है, ये है। तो कैसे याद करेंगे, ठीक है, बहुत अच्छी सी बात बता रहा हूं, समझना, ठीक है। एल डी सी का एक कर्मचारी है, ठीक है। पता है तुम्हें अभी भी जो 10+2 नौकरियां आती हैं एसएससी के थ्रू, जिनको आज सीएचएसएल बोला जाता है, हमारे जमाने में उनको एलडीसी बोला जाता था, क्योंकि उन नौकरियों के थ्रू लोअर डिविजनल क्लर्क लगते थे लोग, ठीक है ना। तो उसको एसएससी एलडीसी बोला जाता था, क्योंकि उसमें लोअर डिविजनल क्लर्क बनते थे। और उससे ऊपर जो ग्रेजुएशन लेवल की होती थी उसको सीजीएल बोला जाता था, ठीक है, कॉम्बाइंड ग्रेजुएशन लेवल, ठीक है, ऐसा था। लेकिन अब उसको सीएचएसएल कर दिया गया है, ठीक है, हायर सेकेंडरी लेवल कर दिया गया है कॉम्बाइंड, और उसको सीजीएल कर दिया गया, लेकिन पहले एलडीसी था। तो ऐसी एलडीसी का एक कर्मचारी है, एलडीसी का कोई कर्मचारी मतलब कोई लोअर डिविजनल क्लर्क है। अरे कोई बाबू है, ठीक है ना, और वो बाबू कहां काम करता है, वो बाबू काम करता है बेटा पब्लिक हेल्थ केयर में। कहां पर, पब्लिक हेल्थ केयर में, बस इतनी सी बात है। एलडीसी का कोई कर्मचारी है, पब्लिक हेल्थ केयर में काम करता है भैया, चलिए बहुत अच्छी बात है। लेकिन पता है पब्लिक हेल्थ केयर में काम कर तो रहा है, ठीक है, वो एलडीसी का कर्मचारी, लेकिन वो बहुत परेशान है। क्यों परेशान है मैं बताऊंगा। उसका नाम है बीरपाल, बीपी, उसका नाम क्या है बेटा, बीपी, बीपी। और वह बहुत बुरी बुरी तरह से रो रहा है, बीप कर रहा है। हालांकि बीप की स्पेलिंग ये नहीं होती, फिर भी ट्रिक हमें बनानी है, तो वह बीप कर रहा है, बीपी, ठीक है, जो कि एलडीसी में काम करता है, ठीक है, एलडीसी का कर्मचारी है, पब्लिक हेल्थ केयर में काम करता है, ठीक है ना। उसका नाम है बीरपाल, बीपी, और बीपी बहुत जोर जोर से रो रहा है, बीप कर रहा है। क्यों बीप कर रहा है, क्योंकि मेरे भाई उसकी वाइफ प्रेग्नेंट है, प्रेग्नेंट है। तो मेरे भाई वाइफ के प्रेग्नेंट होने पे क्यों रो रहा है, वाइफ ही है ना, ठीक है। अगर वाइफ है तो खुश होनी चाहिए कि भाई आप 2 से 3 होते हुए जा रहे हैं, और जब 2 से 3 होने के लिए आप जा रहे हैं तो इससे ज्यादा खुशी की और क्या बात होगी। घर में एक नया मेहमान आने वाला है, क्या पता भैया अपने साथ अपनी एक नई किस्मत, ठीक है, वो लेकर आ रहा हो, तो इसमें परेशान होने की क्या बात है। लेकिन फिर वो परेशान हो रहा है, उसके पीछे रीजन है। इसलिए रीजन है क्योंकि जहां पर वो काम करता है ना बेटा, वहां पर उसको इतनी भी मजदूरी नहीं मिलती कि वह अपना जीवन यापन कर सके, उसको इतनी मजदूरी भी नहीं मिलती जिससे कि वह अपना जीवन यापन कर सके। तो अब उसको परेशानी इसलिए हो रही है कि कल तो हम 2 थे, है ना, तो 2 होने पर हम अपना खर्चा नहीं चला पा रहे थे, अब हम 2 से 3 होने के लिए जा रहे हैं भैया। उसका डायपर, उसकी दूध की बोतल और दुनिया भर के पता नहीं ऐसे कौन कौन से नए खर्चे आएंगे, और उसको बहुत कम बेसिस मिलती है, उसको बहुत कम सैलरी मिलती है, इसलिए वो परेशान है, क्योंकि उसको मिनिमम बेसिस मिल रहे हैं, वो इसलिए दुखी है, इसलिए लिटरली परेशान है वो, ठीक है। अब यहां पर 43A है और 43B है, 43B है, चलो ठीक है, 43A और 43B। तो इनको हम एक ट्रिक से याद करेंगे, इनको हम एक ट्रिक से याद करेंगे, ठीक है। बस मैंने आपको ये बता दिया। अब वो ट्रिक क्या है, वो ट्रिक आप समझो। एलडीसी का एक कर्मचारी है जो पब्लिक हेल्थ केयर में काम करता है, तो एल का मतलब होता है लाइवलीहुड, लाइवलीहुड का मतलब होता है आजीविका। एल का मतलब क्या है, लाइवलीहुड, लाइवलीहुड का मतलब क्या है, आजीविका, आजीविका। आप समझ जाओगे, मैंने शॉर्ट में लिख दिया आजीविका, ठीक है। तो इसमें बोला है 39A में बोला है कि पुरुषों और महिलाओं को आजीविका के पर्याप्त साधनों का अधिकार। क्या बोला है, मेरे साथ बोलो, पुरुषों और महिलाओं को आजीविका के पर्याप्त साधनों का अधिकार। तो 39A में है एल, एल का मतलब है आजीविका, पुरुषों और महिलाओं को आजीविका के पर्याप्त साधनों का अधिकार, ठीक है। फिर इसके बाद है 39B, ठीक है, और 39B को हमें याद करना है डी से, डिस्ट्रीब्यूशन से, और डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है बेटा वितरण, वितरण, ठीक है। वितरण किसका, समाज के भौतिक संसाधनों का उचित स्वामित्व वितरण। क्या भैया, डी फॉर डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन मतलब वितरण, किसका वितरण, समाज के भौतिक संसाधनों का उचित स्वामित्व वितरण। मतलब हमारे समाज में जितने भी भौतिक संसाधन है वो सभी लोगों में समान रूप से बटे, ठीक है, सभी में समान रूप से उनका वितरण हो, तो समाज के भौतिक संसाधनों का उचित स्वामित्व वितरण, है ना। सी का मतलब होता है बेटा सेंट्रलाइजेशन, सेंट्रलाइजेशन मींस केंद्रीकरण। इंग्लिश टर्म आप इनका लिखते चले जाना, मैं हिंदी टर्म लिखता हुआ चला जा रहा हूं।
इंग्लिश आप पे छोड़ दे रहा हूं, आप लिख लेना। केंद्रीकरण, तो इसमें सी में क्या बोला है? सी में बोला है आय और उत्पादन के संसाधनों के अहितकारी केंद्रीकरण का निषेध। आय और उत्पादन के संसाधनों के अहितकारी केंद्रीकरण का निषेध। आय और उत्पादन के संसाधनों के अहितकारी केंद्रीकरण का निषेध। आय और उत्पादन के संसाधनों के अहितकारी केंद्रीकरण का निषेध। ठीक है, मतलब आय और उत्पादन के जो संसाधन है, ऐसा ही नहीं कि वो किसी एक व्यक्ति में, दो व्यक्ति में जाके निहित हो जाए। मतलब हमें अंबानी और अडानी बनाने से लोगों को रोकना है। हमें किसी एक को नहीं बनाना, हमें सबको बनाना है अंबानी अडानी यार, कि सब लोग प्रोग्रेस करें। अरे कोई एक व्यक्ति थोड़ी ना है ये कि बस केवल वही उन्नति करता जाएगा, वही तरक्की करता जाएगा। ऐसा थोड़ी नहीं हो सकता मेरे भाई कि केवल एक ही आदमी उन्नति तरक्की करता चला जा रहा है। नहीं ना, सभी को करना है मेरे प्यारे बच्चे। ठीक है ना। तो एल फॉर लाइवलीहुड, लाइवलीहुड का मतलब होता है कि आजीविका के पर्याप्त साधनों का अधिकार। डी फॉर डिस्ट्रीब्यूशन, समाज के भौतिक संसाधनों को उचित स्वामित्व वितरण। सी का मतलब सेंट्रलाइजेशन, अर्थव्यवस्था में आय तथा उत्पादन के संसाधनों के अहितकारी केंद्रीकरण का निषेध। ठीक है, फिर पी। ठीक है, पी का मतलब होता है पे, और पे का मतलब क्या होता है बेटा? वेतन। ठीक है ना, विश्वास मानिए। ठीक है ना, पूरे महीने में सबसे खुशी का दिन वो होता है जिस दिन सैलरी क्रेडिट होती है। जब आप लोग बन जाओगे दरोगा तब आपको पता चलेगा कि लिटरली सबसे खुशी का दिन वही है। बाकी सारे दिन तो ऐसे ही हैं बोर करते हैं, बस वही दिन खुश करता है। तो यहां पर है पे मींस वेतन। वेतन मींस पुरुषों और महिलाओं को समान कार्य के लिए समान वेतन। पे मींस वेतन, वेतन मींस पुरुषों और महिलाओं को समान कार्य के लिए समान वेतन। फिर है बच्चे एच। एच का मतलब क्या होता है भैया? ठीक है, हेल्थ। ठीक है, हेल्थ का मतलब ये है कि पुरुष, महिला और बच्चों को, जो श्रमिक हैं, उनको आयु व शक्ति के आधार पर प्रतिकूल रोजगार में जाने से बचाना। तो मतलब हम उनके स्वास्थ्य की बात कर रहे हैं। हम उनके स्वास्थ्य की बात कर रहे हैं कि भाई जो महिला है या फिर पुरुष है, तो महिला पुरुष श्रमिक या फिर जो बच्चे हैं, ठीक है, वो भी बच्चे भी श्रमिक होते हैं। ठीक है, जो लगे रहते हैं बेटा काम धंधे में। तो हमें ये देखना है, हमें टेक केयर करना है कि उनको हम उनकी आयु और उनके शरीर में जितनी सामर्थ्य है, ठीक है, उसके आधार पर हम उनको रोजगार दें, है ना। अब आपने देखा होगा ईंट के भट्टों में ऐसे कई सारे मजदूर काम करते हैं, बेचारे दुबले पतले होते हैं, ठीक है, गिर जाते हैं, लिटरली शरीर में इतनी ताकत नहीं होती, गिर जाते हैं। ठीक है, तो हमें ऐसे लोगों को रोकना है बच्चे कि हमें उनके लिए कोई दूसरा रोजगार उपलब्ध कराना है, क्योंकि वो रोजगार के लिए वो जस्टिफाई नहीं करते ना। ठीक है, वो कमजोर है, वो कमजोर है। ठीक है, इन द टर्म्स ऑफ द पावर, वो कमजोर है इन द टर्म्स ऑफ द बॉडी, वो कमजोर है इन द टर्म्स ऑफ द फिजिकल, ठीक है, एबिलिटी। ठीक है, तो उसके आधार पर वो कमजोर है, तो उनको उस प्रतिकूल रोजगार में जाने से बचाना है। और सी का मतलब होता है चिल्ड्रन। यहां पर बच्चे, बच्चों के बारे में बात कही गई है। सी का मतलब चिल्ड्रन होता है, बच्चों को गरिमा के साथ विकास का अवसर देना। क्या बोला गया है इसमें एफ में? कि बच्चों को गरिमा के साथ विकास का अवसर देना और प्रत्येक प्रकार के शोषण से उनकी रक्षा करना। बच्चों को ठीक गरिमा के साथ विकास का अवसर, गरिमा के साथ बच्चों को विकास का अवसर देना, और ये इंश्योर करना कि प्रत्येक प्रकार के शोषण से हम उनकी रक्षा कर सकें। अब आ रहा है 39A। ये मूल संविधान में नहीं था मेरे प्यारे बच्चे, इसको हमने 42वें संविधान संशोधन से जोड़ा। ठीक है, और इसमें है निःशुल्क कानूनी सहायता। निःशुल्क कानूनी सहायता जिससे कि किसी भी गरीब को अन्याय का शिकार ना होना पड़े। निःशुल्क कानूनी सहायता जिससे कि किसी भी गरीब को अन्याय का शिकार ना होना पड़े। अब आप देखो, ठीक है ना, अब आप देखो, ठीक है, तो ये आप ये मत समझना कि ये यही है। ठीक है, इसको मैं एक एक करके लिखवा दूंगा आराम से, अच्छे से। ये नहीं है, ये तो केवल ट्रिक है बेटा, और ट्रिक बताने के लिए, ट्रिक समझाने के लिए मैंने थोड़ा सा कि ये पास पास हो, ज्यादा दूर ना हो जाए। ठीक है, ताकि आप एक दूसरे को एक दूसरे से कनेक्ट करते हुए समझ सकें। मेरी बात समझ में आ रही है? तो इसमें कोई अभी लिखना नहीं है। 36 और 37 क्लियर हुआ, 38 क्लियर हुआ, WI से याद करना है 38 को, फिर 39 आया। अब जब 39 आया तो 39 में 39A, ठीक है, 39A को कैसे याद करना है आपको? ठीक है, L से लाइवलीहुड, पुरुष और महिलाओं को आजीविका के पर्याप्त साधनों का ठीक अधिकार। D फॉर डिस्ट्रीब्यूशन, समाज के भौतिक संसाधनों को उचित स्वामित्व वितरण। C फॉर सेंट्रलाइजेशन, अर्थव्यवस्था में धन तथा उत्पादन के संसाधनों के अहितकारी केंद्रीकरण का निषेध। P फॉर ठीक है पे, पे मीन्स वेतन। ठीक है, अगर समान कार्य है, जैसे अभी आप दरोगा बन जाओगे, तो चाहे आप पुरुष हैं या महिला हैं, समान वेतन होगा। आप सोच रहे हो? अब देखो पुरुष की कितनी बड़ी जिम्मेदारी है कि पुरुष को उस वेतन में अपना पूरा घर भी चलाना है, ठीक, अपने माँ बाप सारी चीजें।
महिला को केवल अपने ऊपर खर्च करना है। भाई समझ के देखो, महिला थोड़ी नहीं अपने मम्मी पापा को मायके में भिजवाएगी उन रुपयों को। कौन भिजवाता है? क्योंकि महिला की संपत्ति शादी के बाद ठीक है फिर वो पति की हो जाती है। ठीक है चलो, तो पुरुष और महिलाओं को समान कार्य के लिए समान वेतन, ठीक है पहले नहीं होता था, बहुत घटिया बात थी, लेकिन फिर ठीक है इसको किया गया और ये बहुत अच्छा कदम उठाया गया, समान कार्य के लिए समान वेतन। ठीक है फिर होता है बच्चे, ठीक है एच। एच का मतलब होता है हेल्थ। हेल्थ मीन्स बच्चे ठीक है आपका स्वास्थ्य। हेल्थ मीन्स बच्चे आपका स्वास्थ्य। ठीक है, और स्वास्थ्य में बोला गया है, ठीक है स्वास्थ्य में बोला गया है कि जो पुरुष महिला और बच्चे जो श्रमिक हैं उनको मजबूरी व शक्ति उनको उनके शक्ति के आधार पर ठीक है प्रतिकूल रोजगार में जाने से बचाना है। ठीक है ना। चलिए, और फिर है बच्चों को गरिमा के साथ विकास का अवसर देना, प्रत्येक प्रकार के शोषण से रक्षा करना। और फिर उसके बाद 39A में है निःशुल्क कानूनी सहायता। निःशुल्क कानूनी सहायता, फ्री लीगल एड, निःशुल्क कानूनी सहायता जिससे कि किसी भी गरीब को अन्याय का शिकार ना होना पड़े। एकदम फ्री लीगल एड, फ्री लीगल कंसल्टेशन जिससे कि किसी भी गरीब को अन्याय का शिकार ना होना पड़े। ठीक है, क्लियर है। अब हम आ जाते हैं बच्चे, बीपी नाम का एक व्यक्ति है, बीरपाल। बीरपाल रो रहा है बहुत बुरी तरह से, वाइफ प्रेग्नेंट हो गई। ठीक है, अब बीरपाल मीन्स बीपी। बीपी मीन्स ग्राम पंचायत। तो आर्टिकल 40 में क्या है बेटा? ग्राम पंचायतों की स्थापना, ग्राम पंचायतों की स्थापना और उन्हें प्रशासन के रूप में, उन्हें शासन के रूप में स्थापित करना। तो ग्राम पंचायतों की स्थापना करना, ना केवल स्थापना करना ग्राम पंचायतों की, बल्कि ग्राम पंचायतों को शासन के रूप में स्थापित करना कि ग्राम पंचायतें शासन के रूप में स्थापित होकर कार्य करें, है ना जी। फिर बीप कर रहा था, बीप रो रहा था। ठीक है भैया, क्यों रो रहा था? वाइफ प्रेग्नेंट थी। अब यहां पर डब्ल्यू मीन्स होता है वर्क। ठीक है, ध्यान रखना, इसको मैं यहां लिख देता हूं। ठीक है, डब्ल्यू मीन्स होता है वर्क। वर्क का मतलब होता है बेटा काम, वर्क। ई का मतलब होता है एजुकेशन, एजुकेशन का मतलब होता है शिक्षा। और पी का मतलब होता है पब्लिक असिस्टेंस, पब्लिक असिस्टेंस का मतलब होता है लोक सहायता। ठीक है, तो इसमें बोला है 41 में कि कुछ दशाओं में, कुछ ऐसी कंडीशंस है, कुछ दशाएं हैं जिसमें काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार है। काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार है। कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार है। और फिर 42 में आता है कि निःशुल्क प्रसूति सुविधाएं। ठीक है, उसकी भाई प्रेग्नेंट है ना, तो निःशुल्क प्रसूति सुविधाएं। और ऐसा होता है मेरे प्यारे बच्चे, ठीक है, निःशुल्क प्रसूति सुविधाएं तो छोड़ो, निःशुल्क प्रसूति सुविधाएं तो छोड़ो, बहुत बड़ी बात हो गई। ठीक है, अगर सरकारी अस्पताल में किसी भी महिला की डिलीवरी होती है, ठीक है, मतलब उनका प्रसव होता है, तो ऊपर से सरकार रुपया और देती है। ठीक है, बच्ची के जन्म पे शायद 3500 रुपये मिलते हैं या उससे ज़्यादा मिलते हैं, और ठीक है बच्चे के जन्म पे, लड़के के जन्म पे थोड़ा सा कम मिलता है। ऐसा सरकार क्यों कर रही है बताओ? ठीक है, वहीं आप प्राइवेट हॉस्पिटल में चले जाओ डिलीवरी कराने के लिए, नॉर्मल डिलीवरी भाई साहब 50-60 हज़ार की हो रही है, और अगर सिजेरियन हो गया तो 1-1 लाख रुपया खर्च हो जाता है नॉर्मल डिलीवरी में। ठीक है, प्राइवेट हॉस्पिटल में 50-60 हज़ार रुपये वो अपना बिल बना लेते हैं। ठीक है, बेड का अलग, फिर आईसीयू का अलग, फिर इसका अलग, फिर उसका अलग। और वहीं आप सरकारी हॉस्पिटल में गए तो सरकार उल्टा आपको रुपया दे रही है, इलाज तो फ्री में कर ही रही है। ठीक है, आपका बच्चा तो ठीक है ना, प्रसव तो बिल्कुल फ्री में कर रही है, बच्चा तो बिल्कुल फ्री में। ठीक है, वो पूरा वहां पर अपनी सर्विसेज दे रही है, और नॉट इवन ये बल्कि ऊपर से रुपया दे रही है। क्यों? जिससे कि बेटा संस्थागत प्रसव हो सके। पहले पता क्या होता था, आप अपनी मम्मी दादी वगैरह से पूछना। ठीक है, पहले जो गांव की महिलाएं होती थी वो खुद अपने आप में डॉक्टर होती थी। ठीक है, सी नीड्स नो डॉक्टर, उन्हें किसी डॉक्टर की जरूरत ही नहीं थी, वो अपने आप में खुद डॉक्टर है। कैसे? जैसे कोई भी महिला जो प्रेग्नेंट है, ठीक है, उनके घर की कोई बहू वगैरह ये वो, और ठीक है वो लास्ट मंथ चल रहा है और प्रसव पीड़ा स्टार्ट हुई। ठीक है ना, जैसे ही ठीक है प्रसव पीड़ा स्टार्ट हुई, जिसको लीवर पेन कहते हैं, वो लीवर पेन स्टार्ट हुआ तो फिर ठीक है महिला बता देती थी कि हाँ भाई ठीक है लीवर पेन स्टार्ट हो रहा है, वो सबको पता चल रहा है लीवर पेन। और आसपास के मोहल्ले की 4-6 ठीक है एक्सपीरियंस्ड महिलाएं वहां पर आ जाती थी उनके घर में प्रसव कराने के लिए। उनमें से एक बहुत एक्सपर्ट होती है, ठीक है, एक्सपर्ट एक दाई माँ भी होती है जो बच्चे को ठीक है ना, बच्चे जो ना प्रसव कराती है। तो अब कई बार तो ऐसा होता था जैसे कि जो एक्सपर्ट है ठीक है वो कंडा पाथ रही है, ठीक है, या कोई काम कर रही है, पशुओं को चारा डाल रही है, कुछ और कर रही है, और पता चला भाई कोई गया कि भाई ऐसे ऐसे अमुक व्यक्ति के लीवर पेन हो रहा है। ठीक है, मतलब ऐसे गांव में तो ऐसे बोल दिया जाता है दर्द हो रहा है, ठीक है, लीवर पेन हो रहा है, चलो जल्दी से चलो। ठीक है, और उन्होंने ऐसी जल्दबाजी में हाथ पाथ धोए और चली गई।
है ना। तो मतलब बहुत ज्यादा इन्फेक्शन का खतरा होता था। ऐसे ही आप देखेंगे कि पहले मैटरनिटी जो आपका, ठीक है, डेथ थी, ठीक है, मतलब जो जच्चा और बच्चा के जो डेथ का रेशियो था वो बहुत अधिक था। बहुत सारे केसेस में बच्चे खत्म हो जाते थे। तो कई केसेस में तो ऐसा होता था कि माताएं भी खत्म हो जाती थी, मम्मी भी खत्म हो जाती थी बच्चे के साथ साथ। क्यों? क्योंकि संस्थागत प्रसव नहीं था, किसी को जानकारी नहीं थी। नॉर्मल हो रहा है तो ठीक हो, थोड़ी सी भी दिक्कत हुई हाथ पैर फूल जाते थे, है ना। तो संस्थागत प्रसव हो, डॉक्टर की देख रेख में हो, तो इसलिए ऐसा किया गया मेरे प्यारे बच्चे। बात समझ में आ रही है? अच्छा, मिनिमम वेजेस 43 में है। मिनिमम वेजेस 43 में ही कुटीर उद्योग है। 43 में कुटीर उद्योग है, 43 में मिनिमम वेजेस है। मतलब अगर आप कहीं पर काम कर रहे हैं, जैसे मैं काम कर रहा हूं रोजगार विद अंकित में, मैं रोजगार विद अंकित में नौकर हूं एक बेटा, ठीक है, एम्प्लॉई हूं। वो बात अलग है कि पेशा मेरे शिक्षक का है, लेकिन ठीक है हमारा एक एम्प्लॉई कोड होता है, ये होता है, वो होता है, तो ऐसे करके। तो अब भाई ठीक है, ये अगर मैं नौकर हूं, वहां पर मैं नौकरी कर रहा हूं रोजगार विद अंकित में, तो मुझे इतनी सैलरी मिनिमम मिलनी चाहिए कि जिससे कि मेरा जीवन यापन हो सके। ठीक है, आप अगर कल को सरकारी नौकर बनोगे, आप सरकार के नौकर हैं, सरकारी नौकरी करोगे आप, तो सरकार की जवाबदेही है कि सरकार आपको मिनिमम इतनी सैलरी दे जिससे कि आपका जीवन यापन हो सके। मिनिमम आपको इतनी सैलरी दे जिससे कि आपका जीवन यापन हो सके। तो निर्वाह योग्य न्यूनतम मजदूरी आर्टिकल 43 में है कि आपको निर्वाह योग्य न्यूनतम मजदूरी मिले। अब 43A में है, ठीक है, 43A के बारे में हम बात करते हैं कि 43A क्या है। 43A इसको 42वें संविधान संशोधन से जोड़ा गया मेरे प्यारे बच्चे। इसमें बोला गया कि जो श्रमिक हैं, जो कर्मकार हैं, वो उद्योगों के प्रबंधन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो उद्योगों के प्रबंधन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं कौन बेटा? श्रमिक। उद्योगों के प्रबंधन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, श्रमिकों को भी उद्योगों के प्रबंधन में पार्टिसिपेट करने की छूट देना, स्वतंत्रता देना। ठीक है, तो इसलिए आपने देखा होगा कि पुराने जमाने में पता है क्या होता था? आपने 1780s की मूवी देखी होगी, एक अमिताभ बच्चन टाइप का मजदूर होता था, है ना, मजदूर जो मजदूरी करता था। मतलब एक ड्रेस होती थी ब्लू कलर की, और ऐसे करके जो है ना ड्रेस में, और वो दह हथौड़े और दह हथौड़े ऐसे करके बड़ी मेहनत से काम करता था। आमतौर पर अमिताभ बच्चन, जितेंद्र, शत्रुघ्न सिन्हा ऐसे लोग होते थे, ठीक है, इस तरह के जो फैक्ट्री में मजदूर के रूप पर कार्य करते थे। उसी फैक्ट्री के एक मालिक होता था, और मालिक की जो बेटी होती थी वो बहुत खूबसूरत होती थी। लेकिन मालिक की बेटी को कभी गुंडे पकड़ लेते थे, और वो मजदूर वहां से निकलकर जा रहा होता था, वो गुंडों से मालिक की बेटी को बचाता था, और मालिक की बेटी उस पर फिदा। बात समझ में आ रही है? ये बात मालिक को पता चलती थी कि भाई ऐसी ऐसी बात है, तो मालिक इसके खिलाफ हो जाता था, और मालिक हीरो को बुलाकर कहता था कि ये ले अटैची, और इसमें या फिर कोई चेक देता था, ब्लैंक चेक, इसमें जितनी तेरी औकात हो उतना रुपया भर दे, लेकिन मेरी बेटी को भूल जा। मेरी बात समझ में आ रही है? तो ये जो सारा सीन है, ये मैं इसलिए आपको बता रहा हूं कि वहां पर आपने देखा भी होगा कि मजदूर हड़तालों पर चले जाते थे। मजदूरों का एक लीडर होता था, एक मुखिया होता था। तो मतलब इसको क्या कहते हैं कि भाई उद्योगों के प्रबंधन में मजदूर भी भाग लेंगे, मजदूरों को भी अधिकार होगा कि मजदूर अपनी यूनियन बनाएंगे, ये सारी चीजें करेंगे बच्चे। ये किस में बोला गया है? 43A में बोला गया। 43B है, 43B को हमने 97वें संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया है। 97वां संविधान संशोधन 2011 में हुआ, और इसमें सहकारी समितियों के बारे में बात कही गई है कि सहकारी समितियों का स्वैच्छिक गठन, लिख लेना, सहकारी समितियों का स्वैच्छिक गठन, स्वायत्त संचालन, लोकतांत्रिक नियंत्रण और पेशेवर प्रबंधन। सहकारी समितियों का स्वैच्छिक गठन, स्वायत्त संचालन, लोकतांत्रिक नियंत्रण और पेशेवर प्रबंधन 43। अब आ जाओ 44 पर। ठीक है बच्चे, बोलो। कुछ नहीं है, मैं सच्ची बात बता रहा हूं, कुछ नहीं है। अगर एक बार ठीक है याद कर लोगे ना ढंग से, मेरे इस लेक्चर को एक बार और सुन लोगे, और साथ के साथ जहां पर डीपीएसपी लिखे गए हैं वहां पर पढ़ लोगे, तो क्लास के क्लास में आपको याद हो जाएगा। ठीक है, 36 राज्य की परिभाषा है, लेकिन ये राज्य का प्रावधान केवल भारतीय संविधान के भाग 4 के प्रायोजन के लिए स्पेशली लिखा है यार, सीधा सीधा। 37 में बोला है कि डीपीएसपी अपरिवर्तनीय है, अपरिवर्तनीय होने के बावजूद भी वह देश के शासन में मूलभूत है, ठीक है, जरूरी है। डीपीएसपी अपरिवर्तनीय है, लेकिन अपरिवर्तनीय होने के बावजूद भी डीपीएसपी देश के शासन में, ठीक है, बहुत मूलभूत है बेटा, बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, 37। 38 में है, 38 डब्ल्यू और आई से आपको याद करना है। डब्ल्यू मीन्स वेलफेयर, आई मीन्स बच्चे इनइक्वालिटी, है ना। तो ये सारी चीजें बताई। अब 44 पे आते हैं। देखो 44, 4 इक्वल्स टू 4, ठीक है, 4 इक्वल्स टू 4, 4 इक्वल्स टू 4, 44। तो इसमें समान नागरिक संहिता, समान नागरिक संहिता, समान सिविल संहिता, ठीक है, हमें धर्म के आधार पर बच्चे, ठीक है, सिविल लॉज नहीं बनाने, ठीक है ना,
हमें धर्मनिरपेक्ष होकर सिविल लॉज बनाने, मतलब चाहे हमारा धर्म कुछ भी सही, जिस तरह से आपराधिक कानून सभी धर्म के लोगों पर एक समान रूप से लागू होते हैं, इसी तरह से सिविल कानून भी सभी धर्म के लोगों पर एक तरह से लागू होनी चाहिए, तभी हमारा देश उन्नति और तरक्की कर पाएगा एज अ नागरिक समाज। ठीक है, एज अ नागरिक समाज। तो इसका मतलब क्या हुआ बच्चे? समान नागरिक संहिता 44 इक्वल्स टू समान नागरिक संहिता, समान सिविल संहिता। ठीक है, 45 इसको हमने 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से इसमें संशोधन किया है, मैं बता चुका हूं। 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से हमने क्या किया मैं बता चुका हूं। आर्टिकल 21A में कि आर्टिकल 45 की भाषा को, आर्टिकल 45 के कंटेंट को हमने डाल दिया 21A में। अब 45 हो गया खाली, तो जब 45 खाली हो गया तो कुछ तो 45 में भरना है, तो जब 45 में भरना है तो लिख दिया 45 में कि जो 6 वर्ष से कम आयु के शिशु हैं, जो 6 वर्ष से कम आयु के शिशु हैं, उन शिशुओं की देखभाल, उनकी टेक केयर राज्य और अभिभावक करेंगे, ऐसा हमने बोल दिया। अब 46 देखो बच्चे, आप एक बात बताओ मुझे, आप एक बताओ, 6 में क्या आ रहा है? एस आ रहा है भाई, SIX 6। तो जब 6 में एस आ रहा है तो इसमें SC और ST, इसमें अनुसूचित जाति और जनजाति, उनके अधिकारों की बात कही गई है, उनके लिए विशेष रक्षा उपाय की बात कही गई है, और उनके ठीक सामाजिक और शैक्षणिक सुधारों की बात कही गई है 46 में, SC और ST का सामाजिक और शैक्षणिक सुधार। 47 आप सभी को पता है 1947 में हमारा देश आजाद हुआ, और जब 1947 में बेटा हमारा देश आजाद हुआ तो आजादी के बाद हम जश्न मनाए, वास्तव में उस दिन हम बहुत जश्न मनाए। यार इसमें बहुत गर्म पानी था, खोल के रख देता हूं। चलो, तो हम आजादी के बाद जश्न मनाए, लेकिन जश्न, युवाओं का जो जश्न था वो अलग था। कैसा था युवाओं का जश्न? कि युवाओं ने शराब पी और सड़कों पर वो प्रदर्शन करने लगे, खुशी मनाने लगे। मतलब बहुत बड़ी बात है यार। 2011 में याद था, इंजीनियरिंग कर रहा था, ठीक है, और इंडिया वर्ल्ड कप जीती थी, याद है? तो हमने भी सड़कों पर जश्न मनाया था। तो वर्ल्ड कप की खुशी में हम सड़कों पर जश्न मना सकते हैं। सोच के देखो, उस देश का युवा, ठीक है, जो स्वतंत्र हुआ है, जो अब किसी की गुलामी में सांसें नहीं लेगा, वो किसी के अधीन नहीं है, वहां पर उसके द्वारा खुद के द्वारा चुनी हुई सरकार होगी, जहां पर वे अपने विचारों को रख सकता है, अभिव्यक्त कर सकता है। मतलब ठीक है, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, आप सोच के देखिए, ऐसी बहुत सारी चीजें। तो मतलब कितनी बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है कि नहीं? तो वो जो है ना, ठीक है, शराब पिया उसने और वो खूब मजा किया उसने ना, सेलिब्रेट किया अपनी स्वतंत्रता को। तो ऐसी स्थिति में आप ये मान के चलिए कि महात्मा गांधी तब तो जीवित थे, जिंदा थे। तो महात्मा गांधी कहते हैं कि नहीं भाई, ये बात गलत है। ठीक, क्या गलत है? उन्होंने युवाओं को साफ संदेश दिया कि मादक पदार्थों का, नशीले पदार्थों का प्रतिषेध करो, नशीले पदार्थों का, मादक पदार्थों का प्रतिषेध करो, और अपना पोषाहार स्तर, जो अपना न्यूट्रिशन लेवल है यार, उसको बढ़ाओ यार, पोषाहार स्तर बढ़ाओ, अपना न्यूट्रिशन लेवल अच्छा करो, है ना, अच्छा न्यूट्रिशन लो। अब उसके बाद 48, ठीक है, 48 8 मीन्स अष्टकर्णी। ठीक है, 8 मीन्स क्या मेरे प्यारे बच्चे? एक मिनट रुको। 8 मीन्स, ठीक है, आपको 8 को कैसे याद करना है? 8 को आपको कैसे याद करना है? तो 8 को आपको याद करना है अष्टकर्णी से जी। 8 को आपको याद करना है अष्टकर्णी से। 8 को आपको याद करना है बेटा किससे? अष्टकर्णी। ठीक है, और अष्टकर्णी गाय को कहा जाता है, गाय। ठीक है, ये ध्यान रखना, अष्टकर्णी गाय को। तो यहां पर 48 में है कि जो, ठीक है, गाय, दुधारू पशु हैं, उनकी नस्लों में सुधार, जो गाय और दुधारू पशु हैं उनकी नस्लों में सुधार, और आधुनिक और वैज्ञानिक तरीके से खेती करना। फिर यहां पर बच्चे आर्टिकल 48A भी जोड़ा गया 42वें संविधान संशोधन से, जिसमें प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण व संवर्धन है, जिसमें प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण व संवर्धन है। ठीक है, समझ में आया बात? अब इसके बाद 49 9 करे शाइन, शाइन कौन करता है? ताजमहल। 49 9 करे शाइन, शाइन कौन करता है? ताजमहल यार, सफेद है। और ताजमहल क्या है? राष्ट्र महत्व का स्मारक है। तो इसमें बेटा राष्ट्र महत्व के स्मारकों का संरक्षण व संवर्धन है, राष्ट्र महत्व के स्मारकों का संरक्षण व संवर्धन है। अब 50 मीन्स 50-50, ठीक है, 50-50 मतलब सेपरेशन किसका बेटा? कार्यपालिका और न्यायपालिका का। इसी को कहते हैं शक्तियों का पृथक्करण।
कार्यपालिका और न्यायपालिका का सेपरेशन, पृथक्करण। और 51 इसमें अंतरराष्ट्रीय शांति व सुरक्षा की अभिवृद्धि की बात कही गई है। अंतरराष्ट्रीय शांति व सुरक्षा की अभिवृद्धि। इसमें अंतरराष्ट्रीय शांति व सुरक्षा की अभिवृद्धि की बात कही गई। क्लियर है? ये रहे डीपीएसपी। ठीक है, हुए याद? अच्छा, अब देखो, ठीक है, अब ये हो गया। अब आप यहां पर देखो, इनसिक्योर डाउनलोड ब्लॉक्ड, वाई? चलो, लेट मी ट्राई। यार डाउनलोड क्यों नहीं हो रहा बे? ये तो इमेज है सीधा सीधा यार। ओके, ठीक है बेटा, देखो, कुल मिलाकर मेरी इंजीनियरिंग काम आई। ठीक है, और फाइनली मैंने ठीक डाउनलोड कर लिया। देखो, ऐसा करने से क्या हुआ कि समय बच जाएगा। ठीक है, अब देखो, अब एक समय बचेगा, तो अभी भी आपके पास समय तो है। ठीक है, समय है, और समय है तो समय में मैं आपको एक बात बताता हूं। ठीक है, फटाफट से आप लोग इस पर गौर करना। डीपीएसपी जो है, डीपीएसपी का हमने क्लासिफिकेशन किया है। डीपीएसपी का हमने क्लासिफिकेशन किया है कि डीपीएसपी में कुछ तत्व ऐसे हैं, मतलब कुछ आर्टिकल्स ऐसे हैं जो डीपीएसपी को समाजवादी बनाते हैं, मतलब जो समाजवादी प्रावधान है। कुछ प्रावधान ऐसे हैं, ठीक है, जो गांधीवादी हैं, और डीपीएसपी में कुछ प्रावधान ऐसे हैं जो उदार बौद्धिकतावादी हैं। बौद्धिकतावादी, ये विचारधाराएं हैं बेटा, गांधीवादी, समाजवादी, उदार बौद्धिकतावादी। ठीक है, ये सभी विचारधाराएं हैं। ठीक है, अब ये सब विचारधाराओं को पढ़ने की तुम्हें कोई आवश्यकता है नहीं, और तुम पढ़ भी नहीं पाओगे। ठीक है, तो इसलिए छोड़ो उसको। अब यहां पर देखो, आर्टिकल 37। आर्टिकल 37 क्या बोलता है? ठीक है, आपको दिखाई दे रहा है ये? हाँ या ना? एक बात बताओ, थोड़ा सा छोटा कर देता हूं मैं। आपको दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा, कोई बात नहीं बेटा, ये आपको पीडीएफ में मिल जाएगा। ठीक है, ये आपको पीडीएफ में मिल जाएगा, और जब पीडीएफ में मिल जाएगा तो आराम से आप पढ़ लेना, यही है। ठीक है, आराम से पढ़ लेना, यही है। ये आपको लिखे हुए तो किसी भी किताब में मिल जाएंगे, लेकिन ये जो ट्रिक मैं बता रहा हूं, ठीक है, ये ट्रिक आपको नहीं मिलेगी। अरे यार, पीडीएफ में मिल जाएगा, आप पढ़ लेना। ठीक है ना? इसको आर्टिकल 36 एक बार रिवीजन और कर रहा हूं, 2-3 मिनट में, जल्दी फटाफट से देखेंगे। ठीक है, चलो छोड़ो, एक बार और रिवीजन कर रहा हूं, 2-3 मिनट में फटाफट से देखेंगे। आर्टिकल 36 में राज्य की परिभाषा है। 36 की राज्य की परिभाषा केवल भाग 4 के प्रायोजन के लिए है, और कहीं पर भी ये लागू नहीं होगी। 37 में है कि डीपीएसपी अप्रवर्तनीय है। अप्रवर्तनीय होने के बावजूद भी डीपीएसपी देश के शासन में मूलभूत है, डीपीएसपी देश के शासन में जरूरी है। 38 क्लॉज 1 को याद करना है वेलफेयर से। वेलफेयर मीन्स राज्य लोक कल्याण की वृद्धि करेगा। वेलफेयर मीन्स लोक कल्याण। ठीक है, राज्य लोक कल्याण की वृद्धि करेगा। कैसे करेगा? तो राज्य लोक कल्याण की वृद्धि करने के लिए एक ऐसी व्यवस्था बनाएगा जिससे सामाजिक आर्थिक न्याय उपलब्ध किया जा सके, जिससे कि सामाजिक आर्थिक न्याय मिल सके। ठीक है, आई फॉर इनइक्वालिटी है। इनइक्वालिटी का मतलब होता है बेटा असमानता को समाप्त करना। इनइक्वालिटी मीन्स बेटा असमानता को समाप्त करना।
तो आय सुविधा और अवसर की असमानता को समाप्त करने का प्रयास करेगा राज्य। राज्य क्या बेटा? आय सुविधा अवसर की असमानता को समाप्त करने का प्रयास करेगा। अब 39 पर आ गए, ठीक है। 39 पर जब हम आ गए तो 39 में आप देखेंगे, ठीक है, 39 में ABCDEF, ठीक है, ये क्लॉजेज हैं 39 के अंतर्गत, ठीक है। LDC का कोई कर्मचारी है, पब्लिक हेल्थ केयर में काम करता है मेरे प्यारे बच्चे, तो L फॉर लाइवलीहुड मतलब आजीविका, पुरुषों और महिलाओं को आजीविका के पर्याप्त साधनों का अधिकार। D फॉर डिस्ट्रीब्यूशन, समाज के भौतिक संसाधनों का उचित स्वामित्व वितरण, ठीक है। C फॉर सेंट्रलाइजेशन, अर्थव्यवस्था में धन तथा उत्पादन के संसाधनों के अहितकारी केंद्रीकरण का निषेध। P फॉर वेतन, पुरुषों और महिलाओं को समान कार्य के लिए समान वेतन। H फॉर स्वास्थ्य, कि भाई मजबूरी और आयु के आधार पर प्रतिकूल रोजगार में जाने से बचाना। C फॉर बच्चों को गरिमा के साथ विकास का अवसर देना, चिल्ड्रंस है ना, तो बच्चों को गरिमा के साथ विकास का अवसर देना, प्रत्येक प्रकार के शोषण से उनकी रक्षा करना। इसको 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा है और इसमें निःशुल्क कानूनी सहायता, जिससे कि किसी भी गरीब को अन्याय का शिकार ना होना पड़े, ठीक है। BP नाम का व्यक्ति था, बीरपाल मतलब ग्राम पंचायतों की स्थापना, शासन के रूप में कार्य करने की शक्ति प्रदान करना। रो रहा था, वर्क एजुकेशन पब्लिक असिस्टेंस कुछ दशाओं में, ठीक है। प्रेग्नेंट, निःशुल्क प्रसूति सुविधाएं, ठीक है ना। 43 आपको निर्वाह योग्य न्यूनतम मजदूरी मिले, कुटीर उद्योगों की स्थापना। 43A 42वें संविधान संशोधन से जोड़ा है, उद्योगों के प्रबंधन में मजदूर भाग लें। B सहकारी समितियों का स्वैच्छिक गठन, लिख लो, सहकारी समितियों का स्वैच्छिक गठन, स्वायत्त संचालन, लोकतांत्रिक नियंत्रण और पेशेवर प्रबंधन। 44 इक्वल 4 इक्वल्स टू 4 समान नागरिक संहिता। 45 86 में संविधान संशोधन से संशोधन किया है। 46 SC और ST SIX6 S फॉर SC ST के सामाजिक और शैक्षणिक सुधारों की बात कही गई है। 47 दारू पी के डांस कर रहे हैं, मादक पदार्थों का प्रतिषेध और पोषाहार स्तर को बेहतर करना। 48 अष्टकर्णी, गाय को कहा जाता है, तो गाय दुधारू पशुओं की नस्लों में सुधार, आधुनिक और वैज्ञानिक तरीके से खेती करना। 49 9 करे शाइन, राष्ट्रीय स्मारक, साइन कौन करता है? ताजमहल, तो राष्ट्र महत्व के स्मारकों का संरक्षण व संवर्धन। 50 कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथककरण और 51 अंतरराष्ट्रीय शांति व सुरक्षा के वृद्धि। जय श्री राम। अजय प्रताप कह रहे हैं रोजगार विद अंकित से निवेदन है कि पॉलिटी के टीचर को चेंज कर दें, टीचर को पढ़ाने का तरीका नहीं आता। ठीक है भाई, अजय तुम बताओ, ठीक है, मैं खुद ही चेंज हो जाऊं या फिर तुम आओगे पढ़ाने? चलिए ठीक है, मैं साइड में हट जाता हूं। अच्छे से याद हो गया? ठीक है, यहाँ पर पीडीएफ में एक एक लिखा हुआ है मेरे प्यारे बच्चे, ठीक है, आप इसे पढ़ लेना या फिर कहीं से भी किसी बुक वगैरह से आप इसे पढ़ लेना, हो जाएगा। लेकिन इसमें मैं क्या करता हूं कि जहां पर किसी और का लोगो लगा हुआ है उस लोगो को मैं हटा देता हूं। चलो ठीक है साहब, चलो सेव कर देते हैं। ठीक है, फिर मिलेंगे बेटा हम कल, और कल मिलेंगे हम, ठीक है, मौलिक कर्तव्यों के साथ। ठीक है, तब तक आप सब अपना ख्याल रखो, स्वस्थ और मस्त रहो। ये कौन है भाई? कह रहा है बात सही है, दीप चंद्र जी कह रहे हैं कि सर बात सही है, बात 100% सही है। सर ये अजय ऑल टीचर से यही बोलता है। अच्छा चलो, डिम्पल सिंह कह रही हैं कि नवीन भैया की डिमांड की जाए। चलो ठीक है भाई, ठीक है भाई, देखो जैसा उल्टा सीधा हम पढ़ा लेते हैं वैसा हमसे पढ़ लो यार, जितना पढ़ाना जानते हैं उतना हमसे पढ़ लो। बाकी का सच बात तो ये है मेरे प्यारे बच्चे कि मैं बोलूंगा तो अच्छा नहीं लगेगा, विवाद हो जाएगा। चलो ठीक है, ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच भाई।
ठीक है, क्या करें, छोटे छोटे बच्चे हैं बेचारे। देखिए बेटा, आपको अभी पता ही नहीं है चीजें। चलो, भावना चौधरी लिख रही है कि नवीन सर के गुरु भी यही सर है। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच।